Hello viewers, this is Muhammad Rizvi. I am providing a channel by the name Learn Everything in Computer. So let's begin our first class regarding basics of computer. This class is for kids or unknown of computer persons. Like the persons who don't know anything about computer, they can learn everything from here. So I have written a book. So you can see this book. If you want this book, you can mail me. I'll provide you the notes. And from here, I'm going to teach you the basics of computer theory. This theory part. Maybe it will take 1 hour or 2 hours to complete this class regarding theory. So here is my first step is to teach you theory, and then you can go ahead by the practical. So here, let's begin. I have made notes for YouTube channel. So here is the notes. So let's begin with the introduction of computer. As I ask you what is computer, the first answer will come in everybody's mind is that computer is an electronic machine which can perform or work in less time. देखिएगा व्यूअर्स, जब भी कोई आपसे सवाल करता है कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, तो हमारा पहले जवाब होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारा काम करता है क्विक टाइम पर, यानी जिस तरह से हम वर्क देते हैं तो वो काम करके हमें देता है। तो मैं यहाँ पर नोट्स जो भी लिखा है उसको एक्सप्लेन करूँगा, और इसके एक्सप्लेनेशंस के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा भी कि कौन सी चीज़ क्या होती है। और ये तो थ्योरी क्लास है बेसिक कंप्यूटर की, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपको एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर जो भी मैंने नोट्स लिखी। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर क्या चीज़ है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो यहाँ पर मैंने लिखा है कि डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। डाटा क्या चीज़ है? डेटा इज नथिंग बट द सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का जमा होना ही डेटा कहलाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है एक कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर जो इसके 3 स्टेप्स में कंप्यूटर काम करता है, यहाँ पर देखिएगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट्स एंड स्टोर डेटा इनपुट। वो लेता है और स्टोर भी करता है। स्टोर यानी हिफाजत करना, जमा करना। किसको जमा करेगा? ये इनपुट को जमा करेगा। जो चीज़ भी हम देते हैं मशीन को, वो एक्सेप्ट कर लेता है और स्टोर भी करता है। और स्टोर करने के बाद जो इनपुट डेटा इनपुट हमने दिया था उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब है वर्क। और उसके बाद जनरेट द आउटपुट इन ए रिक्वायर्ड फॉर्मेट। जिस तरह हम चाहते हैं उस रिक्वायर्ड फॉर्मेट में वो रिजल्ट को देगा, जनरेट करके देगा, यानी वर्क करके हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ को हमें आउटपुट दे देता है। देखिएगा, here computer is an electronic data processing device which will work in 3 steps, like what we are giving to this computer and what it is doing, working on it and generating the result for us, that is output. Here ये सब देखेंगे हम। तो यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर्स में मैंने इसको पार्ट्स किया है 4 पार्ट्स में। जैसा कि कंप्यूटर एक मशीन है, टेक्स डेटा एज इनपुट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो इनपुट कहलाती है। तो हम कंप्यूटर को एक डेटा दे रहे हैं, वो स्टोर करता है। किसमें स्टोर करता है? मेमोरी में स्टोर करता है। और उसके बाद प्रोसेस करता है और ये कन्वर्ट करके यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाता है। हम जो भी टाइप करते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड और लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी, अरबिक।
some else languages. It will understand only binary language, zeros and one. So zeros and ones को अंडरस्टैंडिंग करता है, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. वो प्रोग्रामिंग जब मैं सिखाऊंगा तब मैं बोलूंगा. तो यहाँ पर वो कन्वर्ट करता है हमारे यूजफुल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और उसके बाद हमें रिजल्ट देता है. रिजल्ट इन द सेंस आउटपुट कहते हैं. तो ये एक प्रोग्राम है, देखिएगा एक कंप्यूटर है, इसमें इनपुट करते हैं, जैसे ही हम डाटा इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होगा, वो वर्क ऑन होगा और जनरेट करेगा आउटपुट को. यही कंप्यूटर सिस्टम का डेफिनेशन है. तो इससे हमें फायदा क्या है कंप्यूटर से, यहाँ पर देखिए. कंप्यूटर के फायदे हैं, हाई स्पीड है कंप्यूटर की, फिर एक्यूरेसी है, फिर स्टोरेज कैपेबिलिटी है, फिर डेलिजेंस है, फिर वर्सेटैलिटी है, फिर रिलायबिलिटी है, ऑटोमेशन होता है उससे, रिडक्शन इन पेपर वर्क होता है, और रिडक्शन इन कॉस्ट भी होता है. यानी ये पूरी इसकी नोट्स मैंने लिखा है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी से समझाता हूँ. देखिए, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो फास्ट चलती है, यानी विद इन सेकेंड्स में हमें रिजल्ट भी पता चल जाता है. और इट इज हाई स्पीड का मतलब है कि फास्ट होना, फास्ट मशीन होना इसका. तो जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, कितना भी इंफॉर्मेशन होने दो, जल्द से जल्द हम यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है कंप्यूटर में. और द कंप्यूटर हैज यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड्स एंड इवन द पेस्कोसेकंड्स. देखिएगा, हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 61 सेकेंड के लिए 60 माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, फिर 60 माइक्रो सेकेंड्स के लिए नैनो सेकेंड्स लगते हैं. एक माइक्रो सेकेंड का मतलब है कि 60 नैनो सेकेंड्स, फिर पेस्को सेकेंड्स, फिर उसको माइनस में, यानी आप पलक झपकने से पहले आपको रिजल्ट देता है कंप्यूटर सिस्टम. जैसा आप इनपुट देंगे उसी तरीके से फॉर्मेट आउटपुट में आ जाएगा. यानी जो भी हम देते हैं डेटा, वो एक बाइनरी फॉर्म में होता है. वो कंप्यूटर का असेंबलर कहलाते हैं. जिस तरह से मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूंगा तो आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन करूंगा उसके बारे में. तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम पलक झपकने से पहले रिजल्ट देता है कंप्यूटर. इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड. जैसे कि पहले भी बताया है कि आप अगर पेपर पेन लेके बैठेंगे तो जिस तरह महीनों में, सालों में जो काम होता है, यहाँ पर आपको चंद मिनटों में वो काम हो जाएगा, पेपर पे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. तो यहाँ पर हाई स्पीड का ये मैंने डेफिनेशन किया है. फिर एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब है कंसिस्टेंसी, किस तरह से काम करता है. देखिए, वो फास्ट भी है और एक्यूरेट भी है. फास्ट होना इन द सेंस तेज होना, एक्यूरेट होना यानी बराबर, गलती ना करना, गलती नहीं करेगा वो. 100% देखो, द कैलकुलेशंस आर 100% एरर फ्री. यानी जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर आपको पूछेगा पहले कि क्या ये इनपुट सही है या गलत है. जिस तरह से हम इनपुट डालेंगे उसी तरीके से आउटपुट भी आएगा. तो वो एरर फ्री होगा, यानी इसमें मिस्टेक्स नहीं होंगे. तो जिसको मिस्टेक्स नहीं होने को ही एक्यूरेसी कहा जाता है. ठीक है. और स्टोरेज कैपेबिलिटी, यानी कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है. वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. तो यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी यानी मेमोरी को समझ लीजिएगा, आपके माइंड में मेमोरी ला लीजिएगा. तो मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में मेमोरी होना जरूरी है. मेमोरी के बगैर कहाँ डाटा स्टोर होगा. मेमोरी इन दिस सेंस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क मान लीजिएगा आप. और कंप्यूटर हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बीइंग. एक ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, अगर आप दिन में समझिएगा एक बुक याद करेंगे, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसके जो भी मैटर है, कम से कम एक ह्यूमन ब्रेन क्या होता है कि एक बुक को याद कर सकता है, ना कि थाउजेंड्स ऑफ बुक, लैक्स ऑफ बुक. तो कंप्यूटर का
याद करना तो नहीं है, लेकिन स्टोरेज जो करता है कंप्यूटर वो क्विकली करता है। तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है कि बहुत सी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जैसे हार्ड डिस्क मान लीजिए, आपके हार्ड डिस्क 20 GB की आप हार्ड डिस्क ले लीजिए या 40 GB की ले लीजिए, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। एक नॉर्मल कंप्यूटर 40 GB का होता है, तो 40 GB बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है 40 GB में। आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एक सॉन्ग हम डाउनलोड कर रहे हैं कहीं से, तो वो सॉन्ग के लिए 5 MB पड़ता है। 5 MB उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो अब मान लीजिए आपकी डेटा 40 GB की है, तो कितने सॉन्ग्स आएंगे उसमें। या मूवी आप डाउनलोड कर रहे हैं, एक मूवी होता है 500 MB, या मान के चलिए HD में है तो 1 GB होगा। 1 GB में अब 40 GB आपकी हार्ड डिस्क रहेगी, मेमोरी पावर रहेगा, तो 40 मूवीज इसमें स्टोर कर सकता है। एक मैंने एग्जांपल दिया है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करता है, जो इमेजेस में होने दो, वीडियोस में होने दो, टेक्स्ट में होने दो, ऑडियोस में होने दो, इस तरह से होता है। डेलीगेंस, ये डेलीगेंस का एक माना होता है केयरफुलनेस। कंप्यूटर क्या है, एक इंसान तो नहीं है, लेकिन एक उसको केयर करने का हमें तरीका मालूम होना चाहिए। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंप्यूटर एक इंसान तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, थकावट नहीं होगी उसको, लाइक कंसंट्रेशन अच्छा कर सकता है कंप्यूटर। एक ह्यूमन ब्रेन क्या है, उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर का माइंड यूजर के थ्रू चलता है ना। कंप्यूटर खुद ब खुद तो नहीं चलता है, लेकिन यूजर जिस तरह से कंसंट्रेट करके टाइप करता है, तो उसी तरीके से वो कंप्यूटर सेव करके उसको उसमें, लाइक कंसंट्रेशन पावर तो है नहीं, हम जो स्टोर कर रहे हैं तो वही स्टोरेज ले लेता है। तो इन द सेंस ये एक मशीन है, उसको कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर और बोर्डम। जैसे ह्यूमन बीइंग में है कि हम बोर हो जाते हैं कोई चीज़, अब जैसे कि थ्योरी क्लास है, आप सुन रहे हैं तो बोर हो रहे हैं, तो कंप्यूटर पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंप्यूटर तो बोर नहीं होगा। जितना भी मैं काम करूँ इस पे, 1 घंटा 2 घंटे 10 घंटे या 1 दिन 2 दिन, तो ये बोर नहीं होगा। इट कैन डू रिपीटेड वर्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप कितना भी वर्क कर लीजिए, रिपीट करिए वर्क को, उसी स्पीड उसी एक्यूरेसी से ये करता है। यानी केयरफुलनेस दिखाता है कि भाई यहाँ पर वर्क करना है। जैसे कि ये मशीन है तो वर्क करेगा ही जरूर। वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी का अगर आप मीनिंग चाहते हैं, तो उसकी इस्तेमाल, उसकी कैपेसिटी या एबिलिटी, क्या कर सकता है वो कंप्यूटर, क्या कर सकता है। एक काबिल तारीफ एक मशीन है कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज वेरी फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग द जॉब्स टू बी डन। ये फ्लेक्सिबल भी होता है कि हम किधर भी ले जा सकते हैं, लेकिन एक जगह का मुकर्रर होना ज़रूरी है यहाँ पर। प्लेस मस्ट हियर, लाइक अगर आप कंप्यूटर ले रहे हैं तो उसे एक जगह पे रखना चाहिए कि उसका एक मकाम है, लेकिन वो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसपोर्ट होता है, पोर्टेबल भी है। जैसे आप मिसाल के तौर पे ले लीजिएगा लैपटॉप। दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स। ये मशीन है जो, अगर आप बिजनेस फील्ड का ले लो, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ले लो, कहीं का भी ले लो फील्ड, वो हर उसको जो काम दिया जाता है वो करता है। ठीक है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पर हम देख लेते हैं कंसिस्टेंसी, यानी स्टेटफास्टनेस, ट्रस्टवर्थीनेस। एक भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर हम, कंप्यूटर के ऊपर। तो वो एक भरोसेमंद मशीन है और मॉडर्न मशीन है। और ये डिज़ाइन भी किया जाता है हमारी हमें यूज़ करने जैसा, जैसे कि पोर्टेबल हो गया। और ऑटोमेशन, ऑटोमेशन जस्ट लाइक ऑटोमेटिक मशीन है कंप्यूटर, ऑटोमेटिक मशीन है। आप चालू कर दो तो वो चलता रहेगा, थकेगा नहीं। इस तरह एबिलिटी
कौन सा भी आप टास्क देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा उसकी लैंग्वेज में, और जैसा आप क्वेश्चन करेंगे उसी तरीके से आपको आंसर भी मिल जाता है। और इस कंप्यूटर से हमें फ़ायदा ये भी है कि भाई रिडक्शन इन पेपर वर्क, आपको पेपर का खर्चा भी होता है। कंप्यूटर एक बार खरीद लीजिएगा आप, लाइक 15,000 to 20,000 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको, तो वो आपको कॉस्ट एक ही बार एक्सपेंड करना पड़ता है, बाकी पेपर्स वगैरह इसमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको आउटपुट चाहिए पेपर में, तो पेपर तो खर्चा ही होगा, लेकिन जैसा लिखाई टाइम, एक पर्सन की ज़रूरत नहीं है, एक ही पर्सन हज़ारों का काम करता है इसमें। So the use of computers of data processing is in an organization leads to reduction in paperwork and result in speeding up a process. ये तेजी से काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स वो करता है, जितने भी पेपर्स आपको चाहिए जल्द से जल्द आपको बना कर देगा। और रिडक्शन इन कॉस्ट, यानी ये कम कीमत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत का वर्क कर रहा है ये। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से हमें कंप्यूटर मिल सकता है। डिसएडवांटेजेस, जैसा कि हर चीज का इंसान ने जो चीज भी बनाई है, the things which is man made, लाइक आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल। तो इंसान जो चीज भी बनाया है उसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। तो यहाँ पर फायदे की चीज हमने बयान की थी। अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए इसके नुकसान क्या है, तो देखिएगा, a computer is a machine that has no intelligence to perform any task। जब तक कि हम टाइप नहीं करेंगे, हमारी इंफॉर्मेशन लेकर वो स्टोर करके हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है, ना कि वो खुद ब खुद कर सकता है। जब तक आप हैंड से कीबोर्ड पे आप हैंड से प्रेस नहीं करेंगे वो वर्क नहीं कर सकता। तो उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है कंप्यूटर के पास। और ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन टू कंप्यूटर, हमें क्या करना चाहिए, कंप्यूटर क्या करेगा वो हम ही देते हैं, इंस्ट्रक्शन हमें ही देना पड़ता है, प्रोग्राम हमें ही करना पड़ता है। तो ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन, अब ये डिसीजन भी नहीं ले सकता अपने से, हमें ही डिसीजन लेना पड़ता है। उसके रिजल्ट को देखकर एक ह्यूमन बीइंग डिसीजन बना सकता है। और डिपेंडेंसी, कि कंप्यूटर जैसे कि डिपेंडेबल है, अगर हम टाइप करेंगे तभी होगा, हम इंस्ट्रक्शन देंगे तभी होगा। फिर एनवायरनमेंट, इसका एनवायरनमेंट भी सूटेबल होना चाहिए, लाइक डस्ट नहीं होना चाहिए जहाँ कंप्यूटर आप रख रहे हैं, प्लेस ऑफ कंप्यूटर, तो जहाँ पर उसकी जगह है वो साफ होनी चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए और सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। आप ले जाकर अपने लैपटॉप को धूप में रख दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसे एक जगह चाहिए, उसको ठंड ठंड भी गर्मी भी एक लेवल पे होनी चाहिए, तभी जाकर आपका मशीन जो कंप्यूटर है वो हिफाजत से चल सकता है। तो नो फीलिंग्स, उसको एहसास भी नहीं है कंप्यूटर को, कुछ इमोशंस एहसास नहीं रखता कंप्यूटर, और जजमेंट नहीं कर सकता। जैसे कि हमें सेंसेस है, देखना सुनना, तो अब यहाँ पर वो टेस्ट भी नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस भी नहीं बता सकता आपसे, उसकी नॉलेज क्या है आपको खुद ब खुद नहीं बता सकता जब तक कि हम स्टोर ना करें वो चीज़ें, और उसे रिजल्ट में देता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस बनाया है कि देखिए एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। बिजनेस में यूज़ होता है, कंप्यूटर बिजनेस में यूज़ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके जो भी फायदे मैंने बताए हैं, एडवांटेज, जो भी एडवांटेजेस इसके बताए हैं मैंने, as I have explained you in advantages, like calculation, speed of calculation and diligence, accuracy, reliability और versatility, ये सब चीज़ें बिजनेस को चाहिए होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये सब चाहिए होता है। तो बिजनेस में काफ़ी चीज़ें हैं जो ये कंप्यूटर से हम ले सकते हैं, जैसे कि पेरोल कैलकुलेशन है, बजटिंग है, सेल्स एनालिसिस है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, मैनेजिंग एम्प्लॉयज डेटाबेस है, फिर मैनेजिंग ऑफ स्टॉक एक्सेट्रा, बिजनेस में काम आने वाली चीज़ें हैं। मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पर रखा है। फिर बैंकिंग, बैंकिंग में भी काम आता है कंप्यूटर,
जैसा कि आपके अकाउंट को बनाना, कौन सा बैलेंस चल रहा है, करंट बैलेंस चल रहा है, अगर आपने डिपॉजिट किया हो, फिर ओवरड्राफ्ट्स हो, इंटरेस्ट चार्जेस, शेयर्स है, ट्रस्टी रिकॉर्ड्स, जो भी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है बैंकिंग में भी इसका रोल है। अब वैसे ही एक कंप्यूटर मशीन है जो एटीएम मशीन भी कहलाती है। फिर इंश्योरेंस में भी कंप्यूटर काम आता है, जैसे कि पॉलिसी का प्रोसीजर बनाना, फिर उसकी डेट्स बनाना, ड्यू डेट कब रही, मेच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट ड्यू, सर्वाइवल बेनिफिट, बोनस, ये जिस तरह की चीज़ें हमें इंश्योरेंस में यूज़ होती है, तो वो मशीन, ये कंप्यूटर मशीन उसे प्रोवाइड भी करता है जल्द से जल्द। और कंप्यूटर मेनली एजुकेशन में भी यूज़ होता है। पहली चीज़ एजुकेशन है। कंप्यूटर अगर एजुकेशन में यूज़ होगा तभी जाकर तो इसके सॉफ्टवेयर्स बनेंगे, प्रोग्राम्स बनेंगे, तो उसी तरीके से हर फील्ड में इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर मेनली एजुकेशन फील्ड में रहता है। जैसे कि कंप्यूटर प्रोवाइड एजुकेशन सिस्टम लाइक कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है। फिर जो भी हमें चाहिए सिखाता है, लर्न कर सकते हैं हम। फिर अब यहाँ पर देखा जाए तो कंप्यूटर का सीखने का जो रुझान है वो काफ़ी स्टूडेंट्स में पाया जाता है। और कंप्यूटर सीखने के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज भी हैं। तो जैसे कि बेसिक क्लास है, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एक सीखना हो गया हमारा। तो इट इज़ यूज टू प्रिपेयर डाटाबेस। यहाँ पर डेटाबेस जो भी स्टोरेज है वो भी मेक कर सकते हैं एजुकेशन में। मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा इसका रोल है कंप्यूटर का, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करना, फिर आपको ऑनलाइन बिजनेस देना, जैसे होम शॉपिंग कहते हैं, वो सब कंप्यूटर के ज़रिए ही चलता है। तो मार्केटिंग में भी इसका हाथ है। अब हेल्थ केयर, अब मेडिकल फील्ड में तो कंप्यूटर का बहुत सारे मशीन्स जो है कंप्यूटर बेस्ड है। प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, जैसे कि डायग्नोस्टिक सिस्टम, फिर लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम, पेशेंट मॉनिटरी सिस्टम, फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, सर्जरी जो भी होती है हम कंप्यूटर के ज़रिए ही कर रहे हैं आजकल। तो हेल्थ केयर में भी इसका बड़ा रोल है। फिर इंजीनियरिंग में भी जो चीज़ भी बन रही है हमारे पास, तो वो इंजीनियरिंग में भी हमें ये कंप्यूटर बहुत उपयोगी है। जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप आज की दुनिया में कोई प्रोग्रामिंग के बगैर, यानी जो कंप्यूटर जिस किस चीज़ में नहीं है, हर चीज़ में आप देख लीजिएगा कंप्यूटर मौजूद है। हर चीज़ कंप्यूटर से ही बनी है। जैसा कि यहाँ पर इंजीनियर से डिज़ाइन करते हैं शिप्स का, बिल्डिंग्स का, इवन एरोप्लेन्स का, सब कंप्यूटर के ज़रिए होता है डिज़ाइन। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी होता है, किस तरह से करना है। कि अगर बिल्डिंग बनाना है तो आप देखते हैं किस तरह से बिल्डिंग बनानी है। आपको जो भी मैप्स होते हैं या आर्किटेक्चर जिसे कहा जाता है, वो सब कंप्यूटर के ज़रिए होता है। फिर मिलिट्री में भी कंप्यूटर बहुत इस्तेमाल आता है, जैसे कि मिसाइल कंट्रोल, फिर मिलिट्री के लिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, वो सब कंप्यूटर के ज़रिए से होती हैं। मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग, फिर स्मार्ट वेपन्स, जो भी हथियार हैं वो बनाना, सब सारी चीज़ें कंप्यूटर से होती है। तो कम्युनिकेशंस में भी हमें, जैसा कि आजकल की दुनिया में हम बात भी करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर से ही कर रहे हैं। तो कंप्यूटर इन द सेंस प्रोग्रामिंग यहाँ पर ले लीजिएगा, तो प्रोग्रामिंग से कर रहे हैं, जैसे कि ईमेल है, चैटिंग है, इंटरनेट को यूज़ करना है, फिर एफटीपी टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैं कैमरे के ज़रिए से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको पहुँच रहा है, वो भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो कंप्यूटर ही यूज़ हो रहा है इसमें भी। गवर्नमेंट के लिए भी कंप्यूटर यूज़ हो सकता है, जैसे कि बजट बनाना, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, हर ज़रूरत के लिए गवर्नमेंट के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। तो कंप्यूटर इस तरह से हमें यूज़फुल होगा। तो नाउ वी विल मूव फॉर जनरेशंस। अब देखिएगा, कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है। इंसान ने बनाया है जिसे अभी यहाँ पर कंप्यूटर के लिए एक अगर ले लेंगे तो पहले अलग अलग मशीन्स आई हैं। एक छोटी छोटी चीज़ों से बनाया गया है, पहले पेपर पे बनाया गया, फिर डिज़ाइन किया है, किसी ने सोचा, इस तरह से जनरेशन्स आगे बढ़ते गया। पहले देखिएगा शुरू शुरू में जिस तरह कैलकुलेटर बना है, कैलकुलेटर से फिर फ़ोन बना है, फ़ोन से कंप्यूटर बना है, इस तरह से
हर चीज़ जो जो भी हमें जो भी काम हुआ है अब तक वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो यहाँ जनरेशन्स भी, यहाँ हमने डिवाइड किया है जनरेशन्स को। तो कंप्यूटर किस तरह से बना वो जनरेशन्स को हमने डिवाइड किया है। जैसे कि पहला कंप्यूटर जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं चार्ल्स बैबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज हैं। तो वो 1946 से 1959 में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता था, जो जनरेशन था, उस जनरेशन का नाम फर्स्ट जनरेशन कहा गया है। तो उसमें कंप्यूटर में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। वो बड़े बड़े पाइप्स लगे हुए रहते थे। इस तरह यहाँ पर मैंने नोट्स लिखा है इसका। जो सीपीयू होता है कंप्यूटर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिएगा कितना बड़ा सा है, जिसमें कंप्यूटर के अंदर बैठकर काम किया जा सकता था। तो वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था फर्स्ट जनरेशन। फिर सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुआ है 1959 से 65 तक, वो ट्रांसिस्टर आया। उसके बाद ट्रांसिस्टर आया, देखिएगा ट्रांसिस्टर का शेप अलग अलग से था। उसमें जैसे लैंग्वेजेस इस्तेमाल होने लगी थी, लाइक फोर्टेन, कोबाल, जो पुरानी लैंग्वेजेस है। जिस तरह आज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें आसानी से मिल जाता है, एक सीडी में मिल जाता है या यूएसबी में डाल लीजिए, एक मेमोरी, छोटी सी मेमोरी भी सेव कर सकती है। तो पहले देखिएगा कितना बड़ा सा था, एक रूम ले लेगा, इतना ट्रांसिस्टर से चलता था सेकेंड जनरेशन। फिर थर्ड जनरेशन आया 65 से 71 तक, वो इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड यानी बड़ा से छोटा हुआ है, इसका मतलब है जनरेशन का। तो देखिएगा इस तरह से कंप्यूटर था, इसमें आईसी यूज होता था। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एक कैप्सूल जैसे साइज में, जो साइज हो गया है उसका, इतना एक रूम जैसे कंप्यूटर से लेके एक कैप्सूल के बराबर हो गया। अब जैसे धीरे फोर्थ जनरेशन में आगे 1971 से 1980 तक फोर्थ जनरेशन हो गया। इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी VLSI सर्किट्स आ गए, उससे भी छोटे, कैप्सूल से भी छोटे सर्किट्स आ गए। तो वो दिन ब दिन कम होता गया उसका साइज। फिर लास्ट पीरियड अब 1980 से अब तक आने वाले, जिसमें ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। आपने देखा होगा, मेमोरी कार्ड ले लीजिएगा या सिम कार्ड ले लीजिएगा, एक स्ट्रिप में आप पूरा सा काम करते हैं। तो एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी आज। तो 1980 के बाद जो भी है, दिन ब दिन तरक्की होने से यहाँ पर जैसे हमें डेस्कटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया, नोटबुक आ गया, अल्ट्रा बुक आ गया, क्रोम बुक आ गया, छोटे से छोटे चीज़ें आती गई। तो हर चीज़ छोटी होती गई बड़े से। तो यहाँ पर जनरेशन्स को 5 हिस्से में डिवाइड किया गया है। तो जनरेशन्स के बाद हम पढ़ेंगे वो चैप्टर टाइप्स में। देखिए आपका कंप्यूटर को कहा जाता है पीसीबी, पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहते हैं। यहाँ पर एक पर्सनल, कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं? कंप्यूटर को मैंने यहाँ पर 5 टाइप दिया है। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर है जो आप खुद यूज करते हैं। वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन यानी आप जहाँ पर, अगर डेस्कटॉप रहा समझिएगा, तो आप यूज करते हैं तो डेस्कटॉप के लिए एक मकाम रहता है, जैसे कि प्लेस रहती है, वो वर्क स्टेशन कहलाता है। मिनी कंप्यूटर्स है, टैब ले लीजिए आप, या छोटा सा लैपटॉप ले लीजिएगा, मिनी लैपटॉप। मेन फ्रेम भी कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करता है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में यूज होता है। सुपर कंप्यूटर जो रोबोट्स वगैरह बनाता है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन मैंने किया है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। देखिए डेस्कटॉप में इस तरह रहेगा, वर्क स्टेशन जहाँ पर ढेर सारे कंप्यूटर्स होंगे। फिर मिनी कंप्यूटर्स में एक सर्वर बनाया जाएगा। मेन फ्रेम में हर एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा, यानी 10 कंप्यूटर का एक मेन फ्रेम बनाया जाएगा इस तरह से। सुपर कंप्यूटर्स जो सारे कंप्यूटर्स काम करते हैं एक जगह पर, उसे सुपर कंप्यूटर्स बोलते हैं, जिससे रोबोट्स वगैरह बनते हैं। हाँ, कंप्यूटर चलता कैसे है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, एक मैंने डायग्राम में दिया है। तो कंपोनेंट्स क्या है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर में जाते हैं, यानी जो भी डेटा स्टोर होता है वो
सीपीयू में स्टोर होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिवाइड है 3 हिस्सों में। सी लाइक मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और उसे प्रोसेस करके आउटपुट यहाँ पर देता है। तो सीपीयू में होता क्या है, पहले इंफॉर्मेशन जो भी हम सेव करते हैं वो मेमोरी में जाता है, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में जाता है, उसे कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद अर्थमेटिक, अगर कुछ कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल 2+2, अगर 2+2 आंसर 4 है तो हमें रिजल्ट 4 दे देगा यहाँ पर। तो वो कैलकुलेशन भी कंप्यूटर खुद ही से कर लेता है। तो इनपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, फिर आउटपुट यूनिट है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो भी बॉक्स टाइप होता है, उसमें क्या होता है कि आपके पास पहली चीज, ये जनरेशन के कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं ULSI। ULSI का मैंने बताया है आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट जो छोटे होते गई एक चिप्स में आ गई है। तो देखिएगा ये चिप्स, इतने से छोटी चिप से आप कंप्यूटर चला रहे हैं। तो ये हो गया। फिर इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस जो चीज बाहर से अंदर दाखिल करने के लिए होती है, एंड एवरीथिंग बाय व्हिच वी आर यूजिंग टू इंसर्ट द डेटा इन कंप्यूटर। लाइक सीपीयू को जो चीजें भी ज्वाइन होती है वो चीजें कहलाती है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो पहले जो अंदर डालने के लिए, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो इनपुट डिवाइस है। रिजल्ट अगर बाहर निकालना है वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस। तो एग्जाम्पल यहाँ पे इनपुट डिवाइस का ले लीजिए, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक जिससे आप गेम खेलते हैं, लाइट पेन, अगर टच स्क्रीन का है तो लाइट पेन भी होता है, ट्रैक बॉल माउस में होता है, स्कैनर्स ले लीजिए जिससे आप कॉपी, कंप्यूटर से जो भी डेटा, कंप्यूटर के अंदर बाहर वाली चीज को कॉपी करना है कंप्यूटर के अंदर, तो स्कैनर यूज कर सकते हैं। जैसे इमेजेस हो गया, फोटोज हो गया, ग्राफिक टैबलेट्स आ गए हैं, माइक्रोफोन जो माइक सिस्टम है वो भी आ गया है, कार्ड्स है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स भी है, बारकोड रीडर भी है, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी है। तो ये सारी चीजें ये कहलाती हैं इनपुट डिवाइस में। तो हर एक का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, 101 या 102 कीज होती है। अगर जो मल्टीमीडिया वाले जो भी कीबोर्ड्स हैं उसमें 108 कीज होती है। तो आप कीबोर्ड को ले लीजिएगा तो कितने कीज है, अगर उसमें देखिएगा तो नियरली स्टार्टिंग एक नॉर्मल जो भी है कीबोर्ड वो 84 कीज रखता है, और एवरेज में 101 से 102 कीज होते हैं एक कीबोर्ड में, और अगर मल्टीमीडिया वाला है रहा कीबोर्ड तो 108 कीज होते हैं इसमें। कीबोर्ड में भी हिस्से डिवाइड किए गए हैं, जैसे टाइपिंग कीज है A to Z टाइपिंग की, फिर नंबर पैड है उसमें वो लाइक 0 to 9 इस तरह से, फिर फंक्शन कीज है जो भी F1 F2, फिर कंट्रोल कीज है जैसे एरो मार्क है, फिर लाइक यहाँ पर जैसे, फिर उसके बाद स्पेशल पर्पस कीज भी है, फिर जैसे कि कैप्स लॉक है, नंबर्स लॉक है, स्पेस बार है, प्रिंट स्क्रीन है, ये जो स्पेशल पर्पस उससे हम कुछ ना कुछ काम लेते हैं। तो कीबोर्ड भी 5 हिस्से में डिवाइड हुआ है। माउस, माउस यहाँ पर देखिएगा, माउस भी एक इम्पोर्टेंट रोल करता है। जैसे लैपटॉप पे आपको माउस की जरूरी नहीं पड़ता है, लेकिन डेस्कटॉप पे माउस जरूरी है। आप कीबोर्ड से भी डेटा इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन माउस से हमें आसानी होती है। कीबोर्ड से आप करेंगे तो बटन प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन माउस से आप सिर्फ हैंड शेक कर दीजिएगा, वो काम हो सकता है। तो माउस एक एडवांस डिवाइस भी है, इनपुट डिवाइस। तो माउस भी ले लीजिएगा एग्जाम्पल। तो अब आजकल के माउस भी ऑप्टिकल हो गए हैं। एक है सिंपल सा माउस जो बॉल से चलता था पहले, एक स्मॉल सा बॉल होता था, एक राउंड बॉल, और अब जो आ गया है वो ऑप्टिकल हो गया। अब नेक्स्ट जनरेशन वाले तो सब वायरलेस से चल रहे हैं। और फिर जॉयस्टिक जिससे गेम खेलते हैं हम, फिर लाइट पेन, जैसा आप पेन जिस तरह टैब पे टच स्क्रीन होता है उसी तरीके से पेन कंप्यूटर के लिए भी होता है। फिर ट्रैक बॉल, देखिएगा ट्रैक बॉल वाले
माउस भी आ गए हैं। स्कैनर जिससे हम कुछ भी आउटसाइड से फोटोज वगैरह कॉपी कर सकते हैं, या कंप्यूटर के अंदर रखना है वो कॉपी, तो आप स्कैनर यूज करते हैं। फिर ये वायरलेस की एक टेक्नोलॉजी देख लीजिएगा, डिजिटल्स डिजिटाइजर्स, ये एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे टैबलेट है वगैरह, ग्राफिक एप्लीकेशंस के लिए होता है इस्तेमाल। फिर माइक्रोफोन्स है, माइक सिस्टम है, फिर मैग्नेटिक लिंक कार्ड है, फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स भी हैं, इसमें बार कोडिंग के लिए भी होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है कंप्यूटर सिस्टम। तो अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीज़ें आउटपुट होगी, जैसे कि मॉनिटर है, ग्राफिक प्लॉटर है, प्रिंटर है, ये सब चीज़ें आउटपुट डिवाइसेस हो गई हैं। अभी यहाँ पर मॉनिटर्स भी थोड़े से फ्लैट स्क्रीन में आते हैं, तो कैथोड रेज ट्यूब यहाँ पर कहा गया, फिर फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इसका एक्सप्लेनेशन इसमें मौजूद है। देखिए फ्लैट स्क्रीन इस तरह से होता था, फिर उसके बाद डिस्प्ले चेंज होकर LCD में आ गया है, फिर LGD में आ गया है, फिर HD में चल रहा है। प्रिंटर्स भी दो टाइप्स के हैं, यहाँ पर प्रिंटर्स को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डिजी व्हील प्रिंटर कहा गया। ये पहले वाला उसके डिसएडवांटेज थे, नए वाले में नहीं है, उसको लेस टाइम में हमें बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हर टाइप के कंप्यूटर्स प्रिंटर्स यहाँ पर मौजूद है, इससे फायदे नुकसान मैंने यहाँ पर दिखा है। इतना बेसिक में ये सब आप नोट्स लेने के बाद पढ़ सकते हैं। और लास्ट प्रिंटर इस तरह से हो गया है आज की टेक्नोलॉजी का, तो वायरलेस आने लगा है। जो CPU कहा गया था वो इधर कहा जाता है इसको मदरबोर्ड, यानी कंप्यूटर की माँ कहलाया गया है। तो यहाँ पर मेमोरी को मैंने यहाँ पर इसमें डिस्क्राइब किया है। CPU में मेमोरी होता है, ओके, किस टाइप की मेमोरी होता है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा आपको एक हिसाब दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, मेमोरी का सिंपल बेस्ट एग्जाम्पल। मेमोरी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर्स या नंबर्स मैंने टाइप किया तो वो कहलाता है 1 बिट, यानी 1 बिट इक्वल टू 1 बिट इक्वल टू 8 लेटर्स ले लीजिएगा आप, ठीक है, 1 बिट इक्वल टू 8 लेटर्स। तो वैसे ही 1024 बिट इक्वल टू 1 किलो बिट, सॉरी, ये 1 बिट का मतलब होता है 8 लेटर्स। तो यहाँ पर जो 8 बिट को एक बाइट कहलाता है, वो बाइट कहलाता है, 1 बाइट। फिर ऐसे ही 1024 बाइट अगर आप मिला लेंगे तो वो 1 किलो बाइट कहलाएगा। फिर इसी तरीके से 102 किलो बाइट आप ऐड कर लेंगे तो वो कहलाएगा 1 मेगा बाइट। फिर उसी तरीके से 124 मेगा बाइट, जिसे MB भी कहते हैं, किलो बाइट को KB भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा 1 GB यानी गीगा बाइट। इसी तरीके से 124 गीगा बाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। आजकल की टेक्नोलॉजी टेराबाइट तक है।
तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है स्टोरेज की। तो यहाँ पर ले लेते हैं मेमोरी। मेमोरी यहाँ पर 3 हिस्से में डिवाइड हुई है। वन कैशे मेमोरी, सेकेंड वन प्राइमरी और मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। देखिएगा मेमोरी पेन ड्राइव भी आपका मेमोरी हो सकता है। कैशे मेमोरी यानी जो कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होती है। प्राइमरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क ले लीजिए। सेकेंडरी मेमोरी यानी पेन ड्राइव सीरीज को ले लीजिएगा। तो मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है कैशे मेमोरी क्या चीज़ है, उसके फायदे और नुकसान। देखिए मदरबोर्ड, ये कैशे मेमोरी है मदरबोर्ड। प्राइमरी मेमोरी में रैम्स ले लीजिए, ये रैम। फिर सेकेंडरी मेमोरी में पेन ड्राइव हार्ड डिस्क ले लीजिएगा। रैम रीड एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर ही हो सकती है, उसे हम प्रोग्राम रोम। रैम और रोम फर्क यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए। रैम है, रोम है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी मदरबोर्ड में फिक्स होती है, जो प्रोग्राम है उसको सेव करके रख देते हैं। रैम जो है हम चेंज भी कर सकते हैं, रैम चेंज हो सकता है लेकिन रोम चेंज नहीं हो सकता। रैम इन द सेंस रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी है। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मौजूद है, धीरे धीरे ये हो जाएगा। ये यहाँ पर है, तो उसके एडवांटेजेस। फिर मदरबोर्ड का एक लेसन मैंने दिया है, मदरबोर्ड क्या चीज़ है। मदरबोर्ड जिसके ज़रिए से ही हम सारे काम कर सकते हैं, इसके अंदर ही सारी चीज़ें अटैच होती है। मॉस रहने दो, स्कैनर रहने दो, किस तरह से काम करना है उसको, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही हो सकती है, मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है। तो ये मदरबोर्ड में क्या क्या होता है देखिएगा। इसमें मेमोरी होती है, डाटा हार्ड ड्राइव्स होते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव्स होते हैं, वीडियो कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है, पोर्ट्स होते हैं जहाँ से हम वायर अटैच करते हैं तो उसको कहलाया जाता है पोर्ट्स। जैसे केबल अटैच करते हैं तो उसे कहला जाता है पोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। मदरबोर्ड के भी काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स है, जैसा इंटेल फेमस है, फिर ऐसे ही एसएस है, फिर ए ओपन है, एबिट है, फिर बायोस्टार है, गीगाबाइट है, एमएसआई और इंटेल फेमस है सबसे ज़्यादा। और मेमोरी यूनिट्स जैसा कि मैंने बताया है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है, 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है तो वो बाइनरी डिजिट्स कहलाएंगे, जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वो है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में एक टेबल मैंने बनाया है। तो मैं लेसन में ले जाता हूँ आपको। 13th लेसन देखिएगा, यूएसबी पेन ड्राइव का, मेमोरी जो भी है, स्टोरेज का। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट जो हम केबल फिक्स करते हैं कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो है पोर्ट। उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसा कौन से पोर्ट्स होते हैं, यानी जो भी प्लग जहाँ पर लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन के लिए देख लीजिएगा, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर्स को अटैच करने के लिए जो भी जगह होती है, जैसे कि यहाँ पर इमेज में देख लीजिएगा, ये वाली जगह है मॉनिटर को लगाने की। इसको प्लग्स के लिए सीपीयू लगाने के लिए होता है, एक 3 प्लग वाला आता है, एक 2 प्लग वाला। फिर इंटरनेट के लिए ये है, मॉडेम के लिए ये है, ये एचडी वाली है, ये वीजीए पोर्ट है, मॉनिटर इससे इस्तेमाल होता है। ये एचडीए वाली है, एचडीएमआई जो कार्ड्स होते हैं। फिर डिजिटल वीडियो के लिए ये इस्तेमाल होता है, तो गेम खेलने के लिए ये होता है। तो हार्डवेयर के लिए पोर्ट्स है, हेडफोन्स के लिए ये होता है, माइक के लिए ये होता है। इस तरह से पोर्ट्स इसमें डिस्क्राइब होती है। ये लेसन हुआ है। अब रही बात, हर चीज़ दो, कंप्यूटर अगर आप ले रहे हैं तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है, लाइक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर में आता है। हार्डवेयर क्या चीज़ है, जिससे हम प्रोग्राम बनाते हैं।
हार्डवेयर सामान को कहा जा सकता है, स्टफ्स जैसा कि माउस हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, फिर इंटरनल कंपोनेंट्स, ये सब कहलाते हैं हार्डवेयर। जो भी प्रोग्रामिंग है वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर जैसे कि ले लीजिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तो स्टार्ट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया था, वो 95 है, विंडोज 95। फिर विंडोज 95 से 98 आया, 2000 आया, फिर एक्सपी आया, फिर एक्सपी में भी वर्जन है 2000, 2003, इस तरह। फिर विंडोज में विंडो 7 आया, फिर विंडो 8 आया, फिर विंडो 10, लेटेस्ट विंडो 10 चल रहा है अभी। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें काफ़ी कुछ मिला है, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं या इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ है। और अगर हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो वो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देता है। फिर अगर हम एनिमेशंस वगैरह कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह को एडिट करना चाहते हैं, वो अडोब फोटोशॉप भी आ गया है, इस तरह से है। अब ये नंबर सिस्टम मैंने बनाया है, कैसे कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर कैसे किस तरह से समझता है। ये नंबर सिस्टम मैं एक्सप्लेन करूँगा प्रोग्रामिंग में, ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आए। तो नंबर सिस्टम है। लास्ट वन नंबर कन्वर्जेशन है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाता है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाता है, उसका मेथड लिखा है मैंने। फिर मैंने डेटाबेस को एक डिस्क्राइब किया है, जैसा कि मैंने कहा है डेटा क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। डेटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है, जो फैक्ट्स होते हैं, जो हकीकत है, जैसे कि मैं इंसान हूँ, एक हकीकत है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। और आपने किसी चीज़ को देखा है, उसका नाम क्या है, वो है इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को कलेक्शन बना देंगे तो वो कहलाता है डेटा। ठीक है। ये इसके हिसाब से ये प्रोग्रामिंग में मैं डेटाबेस जब एक्सप्लेन करूंगा तो तब वो करूंगा। फिर उसी तरीके से मैंने नेटवर्किंग का भी बनाया है। नेटवर्किंग का भी बनाया है मैंने। नेटवर्किंग किस तरह से करता है, so all these things I will explain you later. Okay, thank you for now. I will take a leave. In next class I will meet. Thank you very much.